हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईयर 2000 में रिलीज एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है द स्टेप डॉटर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत यंग रेड हेयर्ड लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम सुजैन था। एक रात कैलिफोर्निया के एक नाइट क्लब में उसके साथ एक विल नाम के बंदे की मुलाकात होती है। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो चुके थे, तो विल उसे एक मोटेल में जाने का ऑफर देता है जिसमें सुजैन भी राजी हो जाती है और दोनों पास वाले एक मोटेल में चले जाते हैं एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करने। विल तो बहुत ही एक्साइटेड था। उसने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि सुजैन इतने आसानी से मान जाएगी। उसे कुछ शक भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करता है, हमें सुजैन का असली मकसद समझ आ जाता है। वो इंटीमेसी के बहाने विल के करीब जाती है और अचानक ही एक शार्प नाइफ घुसा देती है उसके सीने में। विल ना चिल्ला पाता है, ना ही खुद को बचा पाता है। कुछ ही सेकंड में मौत हो जाती है उसकी। सुजन वही खड़े उसे मरते हुए देखती है और फिर चुपचाप वहां से निकल जाती है। अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान रास्ता पकड़ लेती है वो, और एक मोड़ पर रुक के अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर लेती है। पता चलता है उसका रेड हेयर तो असल में एक विग था, असलियत में तो वो एक ब्लॉन्ड है। अपने बालों के साथ साथ अपने कपड़े भी बदल लेती है वो, और फिर अपने गाड़ी को एक लेक के पास ले जाके एक पत्थर से टकरा देती है जिससे लगे कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो वहीं से चलकर पहुंच जाती है पास वाले एक घर में, जो बेसिकली कॉर्नर फैमिली का घर था। रात काफी हो चुकी थी तो नेचुरली सभी सो रहे थे। नॉकिंग की आवाज से मिस्टर जैसे कॉर्नर और उनका बेटा बडी, उनकी नींद टूट जाती है और वो आकर दरवाजा खोलते हैं। सुजैन भी उन्हें अपने एक्सीडेंट की झूठ मूठ की कहानी सुनाकर उनसे उनका फोन यूज करने की परमिशन मांगती है ताकि वो कोई कैब बुला सके, जबकि उसे भी पता था कि यहाँ इस समय कोई कैब नहीं मिलेगा। ऐसे में जैसे उसे अपने घर के गेस्ट हाउस में आज रात रुकने का ऑफर देते हैं, जिस पर सुजैन खुशी खुशी राजी हो जाती है, क्योंकि मन ही मन यही तो वो चाहती थी। और बातों बातों में वो जैसे को ये भी सुना देती है कि वो एक हॉर्स वर्कर है, 7-8 सालों की एक्सपीरियंस है उसे। अब वो उसे ये सब क्यों बता रही थी वो तब तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग एक पुलिस ऑफिसर टॉम जैसे से मिलने आते हैं और उसे विल की मौत की खबर सुनाते हैं, तब हमें पूरा पिक्चर समझ आ जाता है। एक्चुअली ये कॉर्नर फैमिली असल में एक बहुत ही बड़े हॉर्स रैंच का मालिक है, और सुजैन ने जिस बंदे का खून किया था विल, वो यहीं पर काम करता था। जैसे का वन ऑफ द बेस्ट हॉर्स वर्कर था वो। ऐसे में अचानक उसके मौत से जैसे तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि सामने उनका एक बहुत बड़ा कंपटीशन था जिसे विल के बिना मैनेज कर पाना आसान नहीं होगा। सुजैन जानती थी इस बात को। वो पूरा प्लानिंग करके ही यहाँ आई थी, और उसे ये भी पता था कि ऐसे डिस्परेट टाइम में जैसे ही उसे जॉब ऑफर जरूर करेगा, इसीलिए ही तो उसे पहले ही अपना बायोडाटा दे रखी थी उसने। होता भी यही। जैसे ही उसे ऑफर देता है और सुजैन बिना कोई वक्त जाया करके उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इससे जैसे तो बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाते हैं, मगर उसकी बेटी लिंडा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अपने डैड को बहुत डांटती है कि वो ऐसे ही किसी को नौकरी नहीं दे सकते, उन्हें सुजैन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मगर जैसे का कहना था उन्हें उसके बैकग्राउंड से क्या मतलब, यहाँ तो उसका काम मैटर करेगा ना, और वो उसे फेक नहीं कर सकती। अगर उसने अच्छे से काम किया तो वो रह जाएगी, नहीं तो वो लोग किसी और को ढूंढ लेंगे। सिंपल। जैसी के नजरों में यहाँ कोई टेंशन लेने वाली बात थी ही नहीं, लेकिन लिंडा किसी पर भी इतना आसानी से भरोसा नहीं कर पाती थी, स्पेशली एक दिन के मुलाकात पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो सुजैन को ऑफिस बुलाकर उससे सारे डिटेल्स निकालती है और एम्प्लॉयमेंट फॉर्म पर साइन भी करवाती है। इस फॉर्म में सुजैन वही सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो उसने जैसे से कहा था। अपनी आईडी सबमिट करती है और ऑफिशियली कॉर्नर रैंच के एम्प्लॉय बन जाती है। वैसे तो उसका बर्ताव काफी अच्छा था, काफी जॉली नेचर की थी वो, इसलिए बहुत ही आसानी से सबके साथ घुल मिल गई थी। साथ में उसका काम भी बढ़िया था, इसलिए जैसे को कोई रीजन नहीं मिलता उस पर शक करने का। बस कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया था उसने। अब ये सब वो दिल से कर रही थी या फिर दिखावा, वो तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ तो खिचड़े पक रहे थे उसके दिमाग में। नहीं तो बस एक जॉब के लिए कोई किसी का खून तो नहीं कर देता ना। ऊपर से सुजैन को रात रात भर बुरे सपने भी आते थे।
वो एक मिडिल एज्ड लेडी को देखती थी अपने सपने में, जो चाकू लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करती थी, जो बार बार उससे कहते रहते थे कि वो यहाँ क्यों आई है, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। अब ये लेडी कौन थी और सुजैन से उसका क्या ताल्लुक था वो तो नहीं पता, लेकिन सुजैन बहुत ज़्यादा डर जाती थी उसे देखकर। बिल्कुल बच्चों की तरह कमरे के कोने में जाकर छुप जाती थी वो। ऐसे में बस उसका एक डॉल था शेरिल एन नाम से, जिसे जकड़ के अपने आप को शांत कर पाती थी वो। इससे एक अलग ही कनेक्शन था सुजैन का। हर दिन काम खत्म होने के बाद वो इसी के साथ वक्त बिताती थी, इंसानों की तरह बात करती थी उससे, लेकिन इस डॉल को किसी के भी सामने आने देना नहीं चाहती थी सुजैन। हमेशा छुपा कर रखती थी, मे बी किसी को और न लगे इसलिए। वैसे और भी बहुत कुछ हो रहा था। सुजैन को अपने काम से ज्यादा इस घर में इंटरेस्ट था, स्पेशली मिसेस कॉर्नर के बारे में। वो पहले दिन ही उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहने के कारण वो पॉसिबल नहीं हुआ था। तो कुछ दिन बाद जैसे सुजैन को घर खाली मिलता है, वो खुद ही उनसे मिलने चली जाती है। अब भले ही वो रहती तो थी सेम घर में, लेकिन गेस्ट हाउस में, जो मेन हाउस के कम्प्लीटली ऑपोजिट साइड पे था। तो सबके रहते कभी उसका अंदर जाना पॉसिबल नहीं हुआ। इस दिन जब वो चोरी छुपे अंदर जाती है तो उससे मुलाकात होती है मिसेस मैगी कॉर्नर की, जिससे मिल तो रही थी वो पहली बार, बट सरप्राइजिंगली ये वही औरत थी जिसे वो हर रात अपने नाइटमेयर्स में देखा करती थी। काफी अजीब बात है ना, लेकिन शायद सुजैन के लिए अजीब नहीं थी, क्योंकि वो एक बार भी नहीं चौंकती। बहुत ही नॉर्मली उनसे बात करती है वो, और अपने हंसमुख स्वभाव के कारण सबकी तरह उनका भी दिल जीत ही लेती है। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसा हो चुका था कि सभी सुजैन को एक फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करने लगे थे, सिवाय लिंडा के। उसे कोइंसिडेंसेस पर भरोसा नहीं था, और सुजैन का एग्जैक्टली वही समय यहाँ होना जब उसकी जरूरत थी, ये कोइंसिडेंस नहीं तो और क्या था। ऊपर से एक दिन उसका फॉर्म चेक करते वक्त लिंडा नोटिस करती है कि सुजैन ने अपने प्रीवियस जॉब लोकेशन में जिस शहर का नाम लिखा है उसका स्पेलिंग गलत लिखा है। अब भला कोई अपना एड्रेस कैसे गलत लिख सकता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टेबल पे लिंडा सुजैन से इस बारे में पूछती भी है, लेकिन बडी के इंटरप्शन के कारण बात घूम जाती है और सुजैन भी बात को सीरियसली नहीं लेती, जिससे लिंडा का शक और बढ़ जाता है। वो अपने रैंच पर काम करने वाले एक आदमी पेरिस से कहती है सुजैन पर नजर रखने के लिए, और उस शहर में रहने वाले अपने दोस्तों से पूछताछ करने के लिए। उधर सुजैन को भी समझ आ चुका था लिंडा उस पर शक कर रही है, तो वो कोशिश करती है अपनी मीठी मीठी बातों से उसे कन्विंस करने की, लेकिन लिंडा बाकियों जैसी नहीं थी। उधर अगले दिन एक कांड होता है। सुजैन के साथ बातचीत के दौरान पेरिस को समझ आ जाता है कि उसने अपने पास्ट रिकॉर्ड्स झूठा दिया है। मतलब वो उस जगह पर काम नहीं करती थी जहां उसने अपने फॉर्म में लिखा है। इनफैक्ट वो शायद कभी उस शहर में गई ही नहीं। वो सुजैन को कन्फ्रंट तो करता है, और जवाब में सुजैन उसे बताती है कि हाँ उसने झूठ कहा था, क्योंकि उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर एक्चुअल में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी थे जिन्होंने उसे अब्यूज़ करने की कोशिश किया था। उसमें तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन सुजैन उसे अपने रिज्यूमे में मेंशन करना नहीं चाहती थी, इसीलिए थोड़ा सा झूठ कहा। अब सुजैन अभी सच कह रही थी या झूठ वो तो पेरिस समझ नहीं पाता, लेकिन वो लिंडा को भी कुछ इन्फॉर्म नहीं करता, क्योंकि उसे सुजैन के इस झूठ को जरिया बना के उससे कुछ हासिल करना था। उसकी गंदी नज़र थी सुजैन पर। उसने कई बार उसे अप्रोच भी किया था, लेकिन हर बार सुजैन उसे पोलाइटली इग्नोर कर देती थी। उसे लगता था वो ऐसी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रख पाएगी। बेकार में किसी को नाराज करना नहीं चाहती थी वो, एटलीस्ट जब तक उसका मकसद पूरा ना हो जाए तब तक। लेकिन आखिर उसका मकसद था क्या, वही तो अब तक हमें पता नहीं चला। नेक्स्ट डे लिंडा अपने ऑफिस से कुछ देर के लिए बाहर जाती है, तो सुजैन चोरी छुपे वहां घुसकर उनके टैक्स पेपर्स चेक करने लगती है। उनका इनकम कितना है, एनुअल टर्नओवर कितना है, सब कुछ। फिर लिंडा के लौटने की आवाज़ सुनकर ही वो ऐसा नाटक करती है जैसे वो यहाँ फ़ोन यूज़ करने आई थी। लेकिन लिंडा उन पेपर्स को देखते ही समझ जाती है कि सुजैन ने उन्हें हाथ लगाया था, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया था उन पेपर्स को, जो सुजैन कॉपी नहीं कर पाई थी। मगर सुजैन को इन टैक्स डॉक्यूमेंट्स में इतना क्या इंटरेस्ट। लिंडा का शक तो बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कोई उस पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। बडी तो सुजैन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगा था, और जैसे ही उसके काम से बहुत इम्प्रेस था, तो दोनों को ही लग रहा था लिंडा ओवर रिएक्ट कर रही है, जैसे तो लिटरली शर्मिंदा फील कर रहे थे लिंडा के रूड बर्ताव से।
मगर इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिससे लिंडा को फाइनली एक क्लू मिलता है। एक उम्मीद मिलती है कि शायद वो सुजैन के असलियत तक पहुंच पाएगी। असल में एक दिन जब मैगी एक लैडर से नीचे गिर जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो वहां घर लौटते वक्त एक नर्स सुजैन को कैरन नाम से बुलाने लगती है। सुजैन उसे देखती तो है लेकिन अनदेखा करके वहां से निकल जाती है। अब भले ही ये छोटी सी बात कोई नोटिस नहीं करते क्योंकि सभी मैगी को लेकर बिजी थे, मगर लिंडा के नजरों से कुछ नहीं बचता। वो समझ जाती है वो नर्स जरूर सुजैन को पहचानती है, कुछ ऐसा जानती है उसके बारे में जिसका सामना करना सुजैन नहीं चाहती। पर क्यों? ऐसा क्या है उसके अतीत में? और वो नर्स उसे कैरन नाम से क्यों बुला रही थी? लिंडा को सब कुछ जानना था, लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी, इसीलिए वो नेक्स्ट डे ही कोई स्टेप लेने का डिसाइड करती है। मगर उससे पहले और भी बहुत कुछ हो जाता है उनके घर में जो लिंडा जान नहीं पाती। सुजैन उसके डैड यानी कि जेसी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। एक्चुअली इस घर में आने के बाद से उसने ये रियलाइज कर लिया था कि जेसी और मैगी का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक कोल्ड डिस्टेंस है उनके बीच। स्पेशली मैगी से मिलने के बाद तो उसका यकीन और पक्का हो गया था। तो वो ठीक इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है। उसे लगा था जैसे आसानी से उसके जाल में फंस जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे एक ट्रू जेंटलमैन थे और इतने सालों के लोनलीनेस के बावजूद अपने पत्नी के प्रति लॉयल भी थे। वो बहुत ही पोलाइटली सुजैन को डिनाई करते हैं और बात को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे सुजैन को ऑकवर्ड फील हो। मगर सुजैन का इरादा तो कुछ और ही था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कुछ भी करके मैगी की जगह लेके रहेगी, मगर उसके लिए उसे पहले जैसे के और करीब जाना था, उसका ट्रस्ट जीतना था और उसे एहसास दिलाना था कि उसके लिए सुजैन कितनी इम्पोर्टेंट है। तो जब अगले दिन जेसी और लिंडा दोनों ही इस बात को लेकर टेंशन कर रहे थे कि उन दोनों को ही आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैगी के साथ कौन रहेगा, तब सुजैन खुद से ही घर में रहकर मैगी का ख्याल रखने का ऑफर देती है। इससे जैसे टेंशन फ्री होकर काम पर निकल जाते हैं और लिंडा को मौका मिल जाता है उस नर्स को ढूंढ निकालने का। उसका स्केड्यूल बहुत बिजी था, इसीलिए वो हॉस्पिटल तो नहीं जा पाती, मगर वो ओवर फोन उस नर्स का डिस्क्रिप्शन देती है और हॉस्पिटल के एक स्टाफ से उसे पता चल जाता है उनका नाम कैलिस्टर डेविस है। लिंडा उसी वक्त उनसे बात करना चाहती थी, जो अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कैलिस्टर लीव पर जा चुकी थी, वो भी पूरे 3 हफ्तों के लिए। अब ऐसे में लिंडा के पास इंतजार करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर भी वो कैलिस्टा के घर में कॉल करके एक वॉइस मैसेज पे अपना नंबर छोड़ देती है ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सके। उसे लग रहा था पता नहीं कब उसे मैसेज मिलेगा, कब वो उसे कांटेक्ट करेगी और कब उसे सुजैन के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। मन ही मन बहुत ही उतावली हो रही थी वो, मगर उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि जिसे वो ढूंढ रही है कैलिस्टा, उसकी अपनी क्यूरियोसिटी लिंडा से दुगना है, जिसके चलते वो हॉस्पिटल से मैगी के घर का एड्रेस पता करके खुद वहां जा पहुंचती है कैरन की तलाश में। उसे लगा था कैरन उसे देखकर खुश हो जाएगी। आफ्टर ऑल उनका सालों का जान पहचान है, तो लीव पर जाने से पहले वो एक बार उससे मिलना चाहती थी। लेकिन उस घर में जा पहुंचने पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा सुजैन तो उसे देखकर इरिटेटेड हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी को उसके सच्चाई के बारे में पता चले। ऑलरेडी काफी बिजी थी वो। उसे मैगी का ख्याल रखना था, सबके लिए खाना बनाना था, कोई कभी भी घर लौट सकते थे। ऐसे में कैलिस्टा के आ जाने से वो ऑफेंडेड तो होगी ही ना। ऊपर से जब वो कैलिस्टा को बाहर ही वेट करने के लिए कहकर घर के अंदर जाती है मैगी से बात करने, कैलिस्टा भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाती है और सुजैन से पूछती है ये लोग तुम्हें सुजैन कहकर क्यों पुकार रहे हैं, तुम तो कैरन हो ना। यहाँ पर एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है सालों पहले कैलिस्टा जिस मेंटल असाइलम में काम करती थी, सुजैन वहाँ एज अ पेशेंट एडमिटेड थी। कैलिस्टा ने तब उसका बहुत ख्याल रखा था, मगर वो कभी समझ ही नहीं पाई सुजैन को उसकी कंपनी कभी पसंद नहीं आई। वो हमेशा ही अकेला रहना चाहती थी। फिर आज वो कैसे खुश हो पाते उसे देखकर, स्पेशली जब कैलिस्टा उसके प्रेजेंट वेयरअबाउट्स के बारे में हजारों सवाल पूछने लगती है, तब तो सुजैन और इरिटेटेड हो जाती है। एग्जैक्टली इसीलिए तो उसने हॉस्पिटल में उसे इग्नोर किया था, लेकिन कैलिस्टा का नोजी नेचर उसे यहाँ पर खींच लाई। ऐसे में सुजैन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। कैलिस्टा उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी, इसीलिए वो उसे जान से मार डालती है और उसके लाश को पैंट्री में छुपा देती है और फिर हड़बड़ी में जमीन पर पड़े खून को साफ करने लगती है। उसे डर था अभी कोई आ जाएगा,
होता भी वही। कई बार बुलाने पर भी जब मैगी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो खुद ही किचन में चली आती है चेक करने। थैंकफुली सुजैन उसे वापस कमरे में भेजने में तो कामयाब हो जाती है, मगर ठीक उसके बाद ही बडी आ जाता है खाना खाने। सुजैन डिसाइड कर ली थी कि वो उसी के हाथ लिंडा का लंच उसके ऑफिस भेज देगी, जिससे उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा और वो प्रॉपरली कैलिस्टा के लाश को डिस्पोज कर पाएगी। मगर वो पॉसिबल हो पाए उससे पहले एक और कांड हो जाता है। सुजैन ने लाश को पैंट्री के अंदर घुसाने के लिए कैलिस्टा को बिठा कर रखी थी, जो एक पॉइंट पे अपने आप ही गिर जाती है, जिससे आवाज के साथ साथ उसका एक पैर भी बाहर निकल आता है और पैंट्री का दरवाजा खुल जाता है। बडी को भी सुनाई देती है वो आवाज, लेकिन वो पीछे मुड़कर देख पाए इससे पहले सुजैन उसे लंच पकड़ा देती है और लिंडा के पास भेज देती है। वो बेचारा मेंटली थोड़ा स्लो था, इसलिए सुजैन का चाल समझ नहीं पाता, मगर उसकी जगह अगर लिंडा होती तो वो जरूर सवाल उठाती। ये सब सोचकर सुजैन और देर नहीं करती। जैसे ही बडी निकल जाता है वो कैलिस्टा के लाश को उसी के कार के ट्रंक में लोड करके उस गाड़ी को एक लेक में ले जाके डुबो देती है। मगर इसी बीच प्रॉब्लम यह हो जाती है कि उसके घर लौटने से पहले लिंडा घर आ जाती है और सुजैन को घर में ना पाकर उसे शक हो जाता है। मैगी को ऐसे अकेले रख के वो कहाँ चली गई? मगर सुजैन भी कम चालाक नहीं थी। वो बहुत ही चालाकी से सिचुएशन को मैनेज कर लेती है। बाहर से कुछ फ्लावर्स लाके रख देती है मैगी के पास, ये दिखाने कि वो घर के पीछे ही गई थी मैगी के लिए फ्लावर्स लाने। इस पर लिंडा और कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसे और जरूर लगता है। धीरे धीरे और कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं सुजैन अभी कंप्लीटली उनके घर में घुस चुकी है। मैगी के एब्सेंस में उसकी जगह ले चुकी है वो। ईच एंड एवरी हाउस होल्ड डिसीजंस के साथ साथ उनके पर्सनल डिसीजंस में भी शामिल होने लगी है। बडी और जेसी तो उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, जिससे लिंडा भी और उसे दूर नहीं रख पाती। लेकिन वो अपना छानबीन भी बंद नहीं करती। पेरिस से तो वो पूछ ही चुकी थी, लेकिन सुजैन ने उसे भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था अपने फ्लर्टेशियस एटीट्यूड से, जिस कारण से वो भी लिंडा को सच्चाई नहीं बता था। उधर कैलिस्टा से भी कोई रिप्लाई नहीं मिला था लिंडा को, तो मजबूरन लिंडा अपने बॉयफ्रेंड टॉम से ही कहती है सुजैन के आईडीज चेक करने के लिए, मगर उसे भी पता था ये फेक हो सकते हैं, तो टॉम को क्रॉस चेक करने पर भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे में एक दिन जेसी को अपने एक पार्टनर से एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है, तो वो लिंडा को उनके साथ जाने के लिए कहते हैं, मगर काम की वजह से लिंडा जा नहीं पाती, तो उसकी जगह सुजैन चली जाती है। इससे लिंडा नाराज नहीं होती, क्योंकि इससे उसे मौका मिल जाता है सुजैन का कमरा चेक करने का। वहां उसे कुछ तो जरूर मिल जाएगा। यही सोचकर वो उसका सारा सामान चेक करती है, सारे ड्रॉर्स खोल खोल कर देखती है, पर कहीं कुछ नहीं मिलता सिवाय एक वियर्ड डॉल के। अब इससे तो लिंडा और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और बेसब्री से इंतजार करने लगती है 3 हफ्ते खत्म होने का, पर उसे कोई आइडिया ही नहीं था इसी बीच सुजैन उसका इतना बड़ा नुकसान कर देगी जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। एक दिन जेसी से सुजैन को पता चलता है कि वो अगले दिन बडी और पेरिस को लेकर कुछ घोड़े खरीदने जाएंगे। वो सुजैन को भी इनवाइट करते हैं, लेकिन सुजैन ये कहकर बात को टाल देती है कि उस दिन उसका डे ऑफ है, मगर ये तो असल में एक बहाना था। उस दिन को सुजैन ने अपने उस गोल को पूरा करने के लिए सिलेक्ट किया था जिसके लिए वो इस घर में आई थी। इतने सारे प्लानिंग्स, इतने झूठ, इतना नाटक, सब कुछ तो बस इसी मकसद के लिए था। तो उस दिन सुबह होते ही जब सभी अपने अपने काम पे निकलने लगते हैं, तो सबसे पहले सुजैन ने निकल जाती है, जिससे सबको याद रहे कि वो घर में नहीं रहेगी। मगर घर खाली होते ही वो पीछे के रास्ते लौट भी आती है और आते ही डायरेक्टली मैगी के बाथरूम में जा घुसती है। मैगी तब बाथटब में नहा रही थी, तो उसे लगता है सुजैन उसकी मदद करने आई होगी, जैसे वो पहले करती थी। मगर ये सुजैन वो सुजैन नहीं थी। बाथरूम में घुसते ही वो कुछ ऐसी बातें कहने लगती है जिसका मतलब पहले तो मैगी समझ ही नहीं पाती, लेकिन फिर जब उसे समझ आता है तब उसे लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है सुजैन असल में मैगी की बेटी है। जब मैगी बहुत यंग थी तब एक लड़के के साथ उसका अफेयर हुआ था और उसी के चलते उसने सुजैन को जन्म दिया था, मगर बदनामी के डर से उसने उसी रात उसे अडॉप्शन के लिए दे भी दिया था, जिस कारण से सुजैन को कभी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ। 18 साल तक उसे न जाने कितने फॉस्टर हाउसेस के चक्कर काटने पड़े और हर घर में किसी न किसी तरह के अब्यूज का शिकार होना पड़ा। एक नॉर्मल चाइल्डहुड उसे कभी नहीं मिला, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ जिम्मेदार है। वो हमेशा सोचती थी उसकी माँ कभी ना कभी उसे ढूंढते हुए जरूर आएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।
धीरे धीरे सुजैन बड़ी हो गई और उसने खुद ही अपने माँ की खोज शुरू करी, जिससे फाइनली उसे पता चला उसकी माँ अभी अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ एक बहुत ही सुकून भरी जिंदगी बिता रही है। उसे तो वो याद भी नहीं। ये सुजैन से सहन नहीं हुआ। उसकी पूरी लाइफ बर्बाद करके उसकी माँ ऐसे सुखी नहीं रह सकती। इसीलिए उसने उसके परिवार को ढूंढ निकाला, उनके बिजनेस के बारे में पता किया और विल को मार डाला जिससे वो इस घर में घुस पाए। अभी अभी बस उसे अपना बदला पूरा करना था। जो माँ जिंदा रहते हुए भी कभी अपनी बेटी की लाइफ में शामिल नहीं हुई, जन्म देने के बाद भी बोझ की तरह उसे अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंका। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अपना बदला पूरा करने के लिए सुजैन ने जानबूझकर आज का दिन सिलेक्ट किया था, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था, जिस दिन को उसने लाइफ में कभी सेलिब्रेट नहीं किया था, किसी को कभी याद ही नहीं रहा। मगर आज इस औरत का खून करके अपने आप को बर्थडे गिफ्ट देने वाली थी सुजैन। सारा प्लानिंग तो उसने पहले ही करके रखा था, बिल्कुल पहले दिन से। उसे पता था मैगी नहाते वक्त म्यूजिक सिस्टम को पास रखती है, तो सुजैन उसी को यूज करती है ताकि ये मौत एक एक्सीडेंट लगे। उसके बातों से मैगी उसका इंटेंशन समझ चुकी थी, तो वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, छटपटाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट थे, उसे अबैंडन करने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सुजैन उसकी एक नहीं सुनती, फोर्सफुली उसे पकड़ के रखती है, फिर मौका मिलते ही एक झटके में म्यूजिक सिस्टम को पानी में डाल देती है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मैगी की वहीं पर मौत हो जाती है। बदला पूरा हो जाता है सुजैन का, लेकिन उसका गोल अभी भी पूरा नहीं हुआ था। उसे कुछ भी करके मिसेस कॉर्नर बनना था, इस पूरे प्रॉपर्टी को अपने नाम करना था, क्योंकि उसे यकीन था वो ये डिजर्व करती है। मगर लिंडा के रहते ये रास्ता आसान नहीं होता। देखते देखते पूरे 3 हफ्ते बीत जाते हैं, तो लिंडा एक दिन हॉस्पिटल जाकर कैलिस्टा से बात करने की कोशिश करती है, मगर एक दूसरे नर्स से उसे पता चलता है कैलिस्टा अभी तक वापस नहीं आई, ना ही उसका कोई कॉल आया। अब कॉल बैक तो उसने लिंडा को भी नहीं किया था, मगर ऐसे वो और कब तक वेट करेगी? उसके सब्र का बांध तो टूटने लगा था। तो वो उसे नर्स से ये पता करने की कोशिश करती है कि उस दिन वो कैरन नाम के उस औरत के बारे में क्या बोल रही थी। उस नर्स को तो ज्यादा कुछ याद नहीं था, पर वो इतना कह पाती है कि वो उसे अपने पिछले वर्क प्लेस से जानती थी। अब कैलिस्टा का प्रीवियस वर्क प्लेस मतलब कोई हॉस्पिटल ही होगा, पर उसका एग्जैक्ट नाम इस नर्स को पता नहीं था, और ना ही वो इस हालत में थी कि वो लिंडा की और कोई मदद कर पाए। ऑलरेडी उसका डबल शिफ्ट चल रहा था, तो बेचारी बहुत थकी हुई थी। ऐसे में वो लिंडा को सजेस्ट करती है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में कॉल करके पूछताछ करे। मगर लिंडा और इंतजार करना नहीं चाहती थी। वो नोटिस करती है आज हॉस्पिटल कॉरिडोर्स काफी खाली है, ज्यादा कोई आ जा भी नहीं रहा, तो वो खुद ही एचएस सेक्शन में घुस जाती है और कैलिस्टा का फाइल ढूंढ निकालती है। इसमें उसके डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने की हॉबी बहुत काम आती है। काट से दरवाजे का लॉक खोलना, इतने सारे फाइल्स में से किस ऑर्डर में असली फाइल को ढूंढना है वो जानना, एंड फाइनली वॉचमैन के हाथों से बचना। ये सब कुछ उसने डिटेक्टिव नॉवेल्स में ही तो पढ़ा था। लिंडा ने आधा काम तो कर लिया था, लेकिन अभी मेन काम बाकी था। उस फाइल को ध्यान से पढ़कर लिंडा को समझ आता है कैलिस्टा पहले किसी कार्सन करेक्शन फैसिलिटी में काम करती थी, जो कि एलए में है। वहां कॉल करके कोई फायदा होने वाला नहीं, ये लिंडा को पता था। तो वो नेक्स्ट डे इन पर्सन ही वहां जा पहुंचती है सच्चाई के तलाश में। अब ऐसी वो डायरेक्टली तो कुछ कह नहीं सकती ना, तो उसने एक कहानी बनाई। मैनेजर से कहा कि कैलिस्टा उसकी आंट है और वो पिछले कई दिनों से गायब है। उन्हें जब लास्ट देखा गया था तो वो किसी कैरन नाम के औरत के बारे में बात कर रही थी, जिसके साथ उसकी मुलाकात यहीं पर काम करते वक्त हुई थी। तो उसे लगता है ये कैरन जरूर उनकी मदद कर पाएगी। लिंडा ने उम्मीद करी थी कि ये कहानी सुनकर जरूर ये मैनेजर उसकी हेल्प करेगी, मगर ये औरत तो बहुत ही खरूस निकली। वो लिंडा को सीधा पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखा देती है और कहती है सिर्फ और सिर्फ पुलिस के कहने पर ही वो कोई फाइल ढूंढ सकती है। इस करेक्शनल होम में एटलीस्ट 100 से ज्यादा कैरेंस तो रहे होंगे। अब वो क्या उन 100 फाइल्स को लेकर बैठेगी चेक करने? उनका और कोई काम धंधा है या नहीं? वो मैनेजर तो डायरेक्टली रिफ्यूज कर देती है कोई भी मदद करने से, और लिंडा पुलिस के पास जा नहीं सकती थी, जिसका मतलब वो एक बार फिर से डेड एंड पे पहुंच चुकी थी और कोई क्लू नहीं था उसके पास। मगर वो कहते हैं ना, भगवान अगर एक दरवाजा बंद कर देते हैं तो दूसरा खोल भी देते हैं। लिंडा के साथ भी वही हुआ। उसी फैसिलिटी में उसे एक ऐसी इनमेट मिल गई जो कैलिस्टा को भी पहचानती थी और एक कैरन को भी। उसी से लिंडा को पता चला उसका पूरा नाम कैरन मिल्स था। यहाँ सालों पहले एडमिटेड हुई थी वो।
उस पर आरोप था उसने अपने फॉस्टर डैड को जलाकर उनका खून कर दिया था। लेकिन बाद में पता चला उसके फॉस्टर डैड एक बहुत ही बदतमीज आदमी थे जिसने उसके साथ गलत करने की कोशिश किया था। एक बार नहीं कई बार किसी ने उसकी मदद नहीं करी। तो फाइनली एक दिन जब वो आदमी ड्रंक हालत में घर लौटा और उस पर फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो कैरन ने पूरे घर में आग लगा दी जिसमें वो आदमी भी जलकर राख हो गया। इस पॉइंट पे लिंडा रियलाइज करती है कि अगर ये कैरन ही सच में सुजैन है तो वो लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। उन्होंने एक खूनी को अपने घर में बना दिया है। मगर यहाँ सवाल ये था कि क्या ये कैरन ही सुजैन है। वो इस लेडी को सुजैन की एक फोटो भी दिखाती है लेकिन उसमें सुजैन ने हैट और सनग्लास पहन रखी थी तो ये लेडी उसे पहचान नहीं पाती। मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू जरूर देती है वो लिंडा को। कहती है उस कैरन के पास एक डॉल हुआ करता था जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। उसमें एक स्ट्रिंग अटैच्ड था जिसे खींचते ही वो अपना नाम बताता था, मैरी एन टाइप का कुछ। अब इस बात को सुनते ही लिंडा को याद आ जाता है उसने भी तो सुजैन के बैग में एक डॉल देखा था। क्या इसका मतलब सुजैन ही कैरन है? इस बात को कंफर्म करने के लिए उस डॉल का मैच करना बहुत जरूरी था। लेकिन कब वो घर पहुंचेगी और कब चेक करेगी? मन ही मन बहुत ही डेस्परेट फील कर रही थी लिंडा। तो वो ड्राइव करते हुए ही घर में बडी को कॉल करती है और उससे कहती है उस डॉल के स्ट्रिंग को पुल करने के लिए। बडी पहले तो राजी नहीं होता क्योंकि सुजैन से कुछ पूछे बिना उसकी चीजों को हाथ लगाना उसे ठीक नहीं लगता। ऐसे में लिंडा उसे इंसिस्ट करती है और कहती है ये एक गेम है। इसमें बेचारा बडी फंस जाता है और उस डॉल को निकाल के उसका स्ट्रिंग पुल करता है जिससे इमीडिएटली एक आवाज सुनाई देती है लिंडा को, शेरिल एन। लिंडा समझ जाती है वो लेडी इसी के बारे में बात कर रही थी। सालों पुरानी बात है इसलिए शायद नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। लिंडा के मन में और कोई शक नहीं बचता तो वो तेजी से गाड़ी भगाती है घर की तरफ। उसे जल्द से जल्द सुजैन को कन्फ्रंट करके उसे अपने घर से बाहर जो निकालना था। मगर उससे पहले उधर उस डॉल की आवाज से सुजैन को पता लग जाता है कोई उसके कमरे में है। दरवाजा खोलते ही उसे बड़ी दिखता है शेरिल एन को हाथ में लिए हुए, जिसे देखकर सुजैन गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, उसे स्टूपिड बुलाती है जिससे बड़ी भी काफी नाराज हो जाता है और कहीं जाकर छुप जाता है। इधर गुस्सा शांत होने पर सुजैन को भी समझ आ जाता है उसने ओवर रिएक्ट कर दिया है। तो वो उसे ढूंढते हुए शेड में जहाँ पहुंचती है। मगर वहां उसे बडी के बदले मिलता है पैरिस जो उससे बदतमीजी करने लगता है। एक्चुअली उसे पता था घर में आज कोई नहीं है, लिंडा और जैसी दोनों ही बाहर गए हुए हैं तो उसे किसी का डर नहीं था। उसे लग रहा था सुजैन इंटेंशनली उसे घुमा रही है, हार्ड टू गेट प्ले कर रही है। उसके नाम को बार बार हाँ समझ रहा था पैरिस, जिससे होता ये कि वो सुजैन के पीछे पीछे एक हिडन केव में जा पहुंचता है जो बेसिकली बडी के छुपने की जगह थी। उसी ने सुजैन को ये जगह दिखाया था। सुजैन को लगा वो अभी भी वहीं पर गया होगा तो वो वहीं चली जाती है। मगर पैरिस इस बात का गलत मतलब निकाल लेता है। उसे लगता है सुजैन जानबूझकर उसे सबके नजरों से दूर इस सुनसान जगह पर लेकर आई है। एक्साइटमेंट में आसपास का होश नहीं रहता उसे। सुजैन के लगातार मना करने के बावजूद वो उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करता है जिससे सुजैन का पुराना ट्रॉमा फिर से ट्रिगर्ड हो जाता है। भयानक नाराज हो जाती है वो और एक धक्के से पैरिस को जमीन पर फेंक देती है। साथ ही साथ इसी पॉइंट पे अचानक ही सुजैन को ये भी याद आ जाता है कि यहाँ एक कुआं भी है जो बहुत ही गहरा है। बडी ने एक बार वहां पत्थर फेंक के भी दिखाया था। तो बिना ज्यादा सोचे समझे सुजैन पैरिस को उसी गड्ढे में धकेल देती है। इससे पैरिस का चैप्टर तो खत्म हो जाता है। मगर यहाँ प्रॉब्लम यह हो जाती है कि बडी सब कुछ देख लेता है, यहीं पर तो छुपा था वो। अब सुजैन ये सोचने लग जाती है कि उसे कैसे समझाया जाए। वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है तो पता नहीं ये सब देखकर उस पर क्या असर पड़ेगा। वो फिर से गायब हो चुका था तो सुजैन फिर से उसे ढूंढते हुए शेड में जा पहुंचती है जहाँ इस बार उसका इंतजार कर रही थी लिंडा। वो सुजैन को देखते ही उसे कन्फ्रंट करती है और सुजैन भी उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो असल में उसकी स्टेप सिस्टर है। मैगी ने कैसे उसे बचपन में अबांडन किया था, उसके कारण उसे क्या क्या झेलना पड़ा, सब कुछ बताती है वो लिंडा को। मगर लिंडा एक खूनी को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे डायरेक्टली घर से निकल जाने के लिए कहती है। सुजैन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो एक एक्सीडेंट था, लोगों ने उसे गलत समझा, पूरी लाइफ बहुत कुछ सहा है उसने उस कारण से। मगर अपना फ्यूचर भी बर्बाद करना नहीं चाहती थी वो, इसलिए उसने अपना नाम चेंज कर लिया और एक नई तरह से जिंदगी शुरू करी। इसके साथ साथ लिंडा से सिंपैथी पाने के लिए सुजैन उसे ये भी कहती है कि पैरिस ने उस पर हमला किया था। मगर इस बात का लिंडा पर कोई असर नहीं होता।
उल्टा ठीक इसी पॉइंट पे वो ये नोटिस करती है कि सुजैन अपने हाथ पे जो ब्रेसलेट हमेशा पहन कर रखती है उसमें एक पार्ट मिसिंग है। इसे देखकर लिंडा को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो सुजैन से पूछती है कि क्या उसने कभी उसके पेरेंट्स का बाथरूम यूज किया है या फिर मैगी को नहाने में मदद करने गई है कभी वहां। सुजैन दोनों ही सवाल का जवाब ना में देती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी लिंडा उस पर थोड़ा सा भी शक करे, मगर वो समझ नहीं पाती। ऐसा कहकर ही वो लिंडा के मन में शक पैदा कर रही है क्योंकि उसके ब्रेसलेट का वो पार्ट जो मिसिंग था वो लिंडा के पास था। मैगी के मौत के बाद उसके बाथटब को साफ करते वक्त उसे यह मिला था। अब इससे लिंडा समझ जाती है सच्चाई क्या है और सुजैन भी और नाटक नहीं कर पाती। एक्चुअली और नाटक करना नहीं चाहती थी वो, उसका इस लिंडा का एक परमानेंट सोल्यूशन करना था। तो सुजैन अचानक ही उस पर हमला कर देती है और उसे चोक करके मारने की कोशिश करती है। उसे लगा था एक बार अगर लिंडा उसके रास्ते से हट जाए तो वो बहुत ही आसानी से जेसी और बडी को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, मगर उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि उससे पहले बडी आकर एक नुकीले फार्मिंग टूल से स्टैब करके उसे मार डालता है। भले ही वो मेंटली रिटार्डेड था लेकिन सही और गलत में फर्क करना आता था उसे। उसने पहचान लिया था सुजैन की असलियत को। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर सुजैन थी कौन, एक विलेन या फिर एक विक्टिम? क्या उसका गुस्सा जस्टिफाइड था? क्या उसके मेंटल कंडीशन के पीछे कहीं ना कहीं मैगी जिम्मेदार नहीं थी? क्या उसकी मौत जस्टिफाइड रही? दोस्तों आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।